हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, आज यूपी पीसीएस के द्वारा कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज जो संयुक्त परीक्षा होती है टेक्निकल एग्जाम्स की, वो कंडक्ट कराई गई है और इसका जो पेपर है वो हमें मिल चुका है और हम इस वीडियो में इसी पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अब ये पेपर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम यूपी पीसीएस या किसी भी यूपी ट्रिपल एससी किसी भी राज्य स्तरीय या फिर केंद्र स्तरीय संस्था द्वारा कराया जाता है तो वो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। पहला यहाँ पर सेक्शन है जो कि कंपलसरी सेक्शन है और ये हिंदी का है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 हिंदी से, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य का सब पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। तो सूर्य शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो आप सभी जानते हैं, शशि तो होता नहीं है, नक्षत्र भी नहीं, पावक भी नहीं, दिनकर होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको गलत जो विलोम युग्म दिया है वो छांटना था। तो कुसुमित का कंटकित सही होता है, घन का तरल भी सही होता है, विरह का मिलन होता है, एंड कीर्ति का उपकीर्ति नहीं होता है, ये होता है अपकीर्ति, है ना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर आपका यही माना जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं वाला छांटना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बिजली शब्द के सही पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है बिजली शब्द का सही पर्यायवाची। देखिए, बिजली का विद्युत तो होता है, चंचला भी होता है। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, दामिनी भी होता है। हालांकि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन आप यहाँ पे एलिमिनेट कीजिए। किशोरी किसको कहते हैं? लड़की को, कैंसिल आउट हो गया। सहचरी किसे कहती हैं? मित्र, एक जो लड़की की दोस्त है उसको हम कह सकते हैं सहचरी। केकी नहीं कहते हैं विद्युत को। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th, अमृत का सही विलोम क्या होगा। तो देखिए, अमृत का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा? विष होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म परिणाम और परिमाण, इनका हमें उचित अर्थ बताना है। मतलब इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग क्या है वो बताइए। तो परिणाम जो होता है वो अंत होता है और परिमाण जो होता है वो माप होती है। मतलब परिमाण मतलब क्वांटिटी होता है और परिणाम मतलब रिजल्ट होता है। तो ये आपका 5th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म में देव और दैव का उचित अर्थ बताइए। तो देखिए, देव और दैव का हमें उचित अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, देव का अर्थ होता है भाग्य। ये जो आप देख रहे हैं ना देव, इसका अर्थ भाग्य होता है और देव का अर्थ होता है भूदेव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो जिसने फर्स्ट लगाया है ये गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है वो आपको छांटना है। अंकुरित, आप देख पाएंगे अंकुरित को इस तरह से लिखा जाता है, छोटा ऊ की मात्रा होती है। आर्थिक नहीं होता है, आर्थिक होता है, छोटी ई की मात्रा होगी यहाँ पर। आदरणीय में ये जो रेफ है यहाँ पर नहीं होती है, रा हम सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो आभूषण लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, इसलिए 7th का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंधे पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए, सामान्य तौर पर ये जो लोकोक्ति है ये काफ़ी एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और इसका जो अर्थ होता है कि काम कोई करे पर उसका जो लाभ है वो किसी और को मिले। तो इस ऑप्शंस में देखेंगे यहाँ पर हमें सी ऑप्शन दिख रहा है, जिसका मतलब है कमाए कोई और खाए कोई। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है, बगलें झांकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, जब आपको कोई काम दिया जाता है और वो आप नहीं कर पाते हैं तो आपको लज्जा महसूस होती है, लेकिन आप आंखें भी चुराते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा वो जाएगा बी, दायित्व की स्थिति आने पर आप आंखें चुराने लगते हैं। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन लगाया है ये तो गलत है, बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। मतलब स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए, यामा एक कृति है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है, तो ये तो एक कृति है मतलब कि स्त्रीलिंग है, तो ये तो गलत हो जाएगा। भिक्षा मांगी जाती है, मांगा नहीं जाता है, तो ये भी गलत है। योजना बनाई जाती है, योजना बनाया नहीं जाता, तो ये भी हमारा गलत है। अब बात करते हैं संबल की। तो देखिए, संबल जो है ना ये आपका पुल्लिंग है, संबल प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 10th का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है। मतलब जोड़ा दिया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। हलवाई का स्त्रीलिंग होगा हलवाइन, माली का स्त्रीलिंग होगा मालिन, कहार का स्त्रीलिंग होगा कहारिन। तो सियार का स्त्रीलिंग क्या होगा? सियारिन होगा, जबकि यहाँ पर सिंघनी लिखा है। तो 11th का जो डी ऑप्शन है यही गलत है। ये जो मैचिंग दिया हुआ ये गलत है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से
किस शब्द की जो वर्तनी है वो सही है। तो यहाँ पर हमें सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। आगामी, आगामी क्या होता है, कुछ नहीं होता है। प्रतिकूल, प्रतिकूल होता है। परीक्षण नहीं होता है, परीक्षण होता है। तो ये तीनों तो ऑब्वियसली गलत ही हो गए हैं। सही वर्तनी यहाँ पर है परिणति, तो ये परिणति होता है, बिल्कुल सही यहाँ पर वर्तनी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनमें से कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पे बोला गया है मेघ आए बड़े बन ठन के और संवर के। भाई कोई सज संवर के आता है, बन ठन के आता है तो मानव ही तो आता है ना। तो यहाँ पर मेघ जो है ना, बादलों को, उनको मानव के रूप में एक तरह से दिखाया गया है, तो ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। 13 का सी ऑन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है जिसका वर्णन ना किया जा सके, मतलब उसका वर्णन ना किया जा सके तो अवर्णनीय, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर ये बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है गतियाँ शब्द में कौन सा बहुवचन है। तो जो गतियाँ शब्द दिया हुआ है इसमें आपको वचन छांटना है। देखिए गति होता है हमारा एक वचन, अगर इसमें हम या शब्द जोड़ दें, ये या जोड़ दें तो ये गतियाँ हो जाता है, तो गतियाँ हो जाएगा हमारा बहुवचन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द हैं वो तत्सम हैं। तो अब सभी शब्द हैं वो तत्सम होने चाहिए, कोई एक भी अगर तद्भव होगा तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पर्यंक, सूत और दूध, दूध देखिए ये तद्भव हो गया, इसका तत्सम होता है दुग्ध, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। तीसरा यहाँ पर है जिह्वा, रात और बात, रात का क्या होता है बच्चा, रात्रि होता है, तो ये सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगला है डी, क्षेत्र, कृषक या ऊंट, तो देखिए ऊंट का उष्ट्र होता है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर बी ऑप्शन है मयूर, महेश और ज्येष्ठ, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें सारे ही शब्द हैं वो तत्सम हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द क्या है। देखो जो तत्सम नहीं है वही तद्भव होगा, तो अग्नि हमारा तत्सम है, ये तो सही आंसर नहीं होगा। चंचू हमारा तत्सम है, ये भी सही नहीं होगा। आम्र भी तत्सम है, लेकिन किया जो शब्द है वो तद्भव है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है गुण दोष किस समास का उदाहरण है। गुण दोष किस समास का उदाहरण है। तो देखिए गुण और दोष दोनों ही द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे, तो 18 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। वेद प्लस अंत की सही संधि क्या होगी। तो देखिए वेद प्लस अंत, जब आप इसका संधि बनाएंगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले वेद से दा से आ निकल कर आता है हलंत लग के, फिर आ से यहाँ पर अंग निकल कर आएगा, और जो कि लास्ट में जो आपका बनेगा वो वेदांत होगा। ठीक है, काफ़ी ये सिंपल था। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, न्यून का कौन सा संधि रूप शुद्ध है। मतलब न्यून का आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो न्यून कैसे बनेगा, सबसे पहले आप देख लीजिए कि न्यून बड़ा ऊ की मात्रा है, तो जितना भी छोटा ऊ की ऑप्शन है वो सारे कैंसिल आउट हो गए, ए कैंसिल हो गया और सी भी हो गया। अब या तो बी होगा या डी होगा। अब यहाँ पर जो न्यून है ना, तो नी छोटा ई की हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में करेक्ट है, और ये बड़ा ऊ है तो ये करेक्ट हो जाएगा। मतलब 20 का जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। 21 की बात करते हैं। सत्यवान की जो पत्नी सावित्री हैं एक पत्नी व्रता नारी थी। तो देखिए यहाँ पर अशुद्धि क्या है वो छांटनी है। पत्नी व्रता क्या होता है, पति व्रता नारी होती है ना, पति के लिए व्रत रखने वाली। तो ये जो 21 है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अशुद्धि छांटना है किस भाग में है, तो इसमें है, ये है सी में, तो 21 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। अब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है आपको बताना है। तो सूक्ष्मता, बच्चा, चोर या स्वस्थ, ये तो स्थिति हो गई हमारी। ठीक है, ये स्थिति हो गई। भाव हमें बताना है, तो सूक्ष्मता यहाँ क्या है, भाव है, तो 22 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 देखते हैं। प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए प्रतिधन रूप, यहाँ आप सिंपल सा दिया हुआ है, संधि विच्छेद भी करेंगे या फिर इसको समास विग्रह भी करेंगे, तो आपको यहाँ पर प्रति जो उपसर्ग है वो मिल जाएगा। ठीक है, उपसर्ग भी तोड़ सकते हैं इसको, तो 23 का ए करेक्ट है। 24 देखिए, रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए रोजाना जो शब्द दिया हुआ है इसको आपको ब्रेक करना है, तो ये कैसे होगा। देखिए जब भी हम ये प्रत्यय और उपसर्ग को तोड़ते हैं ना, तो हमें दोनों ही जो शब्द मिलते हैं उनके सार्थक अर्थ होते हैं। तो रोज प्लस आना, ये क्या हो जाएगा मिलकर रोजाना। अब यहाँ पर प्रत्यय क्या लगा हुआ है, जो बाद में है वो प्रत्यय है, तो आना प्रत्यय है, यानी 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हिंदी सेक्शन का 25। दीवार के ऊपर कौन बैठा है।
25 में दीवार के ऊपर कौन बैठा है, इसमें आपको सर्वनाम का प्रकार कौन सा है ये बताना है, मतलब कौन सा सर्वनाम है। आप जानते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निस्संबंध, प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर कौन शब्द दिया हुआ है, देखिए कौन, तो ये तो प्रश्न कर रहा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हिंदी सेक्शन है जो हमने कंप्लीट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण, इट मीन्स जनरल इंटेलिजेंस। देखिए रीजनिंग के यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले 26 क्वेश्चन है। कुणाल कहता है रोहित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। रोहित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो देखिए कुणाल का रोहित से क्या संबंध होगा, तो ये इसका मामा होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जिसने भी लगाया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे दी गई श्रृंखला के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए इस तरह की जो श्रृंखलाएं आपको दी होती हैं सीरीज, उनमें आप इसको काउंट करके इक्वल डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए तो 4-4 में यदि हम इनको तोड़ना चाहें तो ये हम इसको 4-4 में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो इक्वल 16 है। अब यहाँ पर आप इनको फिल करिए। कैसे करेंगे, तो आर के पहले कहीं कुछ है क्या, आर के पहले देखिए क्यू है, यहाँ पर देखिए आर है, तो देखिए आर के पहले क्यू है, तो आर के पहले क्यू यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आपने आर फिल कर दिया। इस तरह से आप सारे में ही मैच कर सकते हैं और आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में गेम को HBNF लिखा जाता है। ठीक है, अब उसी कूट में होम को कैसे लिखेंगे। अब देखिए गेम को क्या लिखा है HBNF, G7 होता है इसका प्लेस वैल्यू एंड H का 8 होता है, +1 किया है, A से B किया है +1 किया है, M से N किया है +1 किया है, E से F +1, तो H के बाद क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। D ऑप्शन, A ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, E के बाद F आना चाहिए, O के बाद क्या आना चाहिए, O के बाद P, तो ये हो गया कैंसिल। अब ये जो उसको मैच कर रहा है ना ये सही हो जाएगा। 29 देखिए 1 जनवरी 2003 को फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा। जब भी आपको इस तरह से डायरेक्टली 1 साल का अंतर दिया होता है तो आप क्या करेंगे, 365 में 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 5 बार जाएगा 35 और ये होगा 7 दूनी 14, यानी एक यहाँ पर शेष बच रहा है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। शुक्रवार में एक ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन 29 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर जाने पर दीना बाएं मुड़ जाती है। तो देखिए 50 मीटर दक्षिण की ओर गई यहाँ पर, फिर इसके बाद कहाँ मुड़ती है, बाएं तरफ, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, 20 मीटर चला उसने, फिर नॉर्थ मुड़ती है उत्तर की ओर और 30 मीटर चलती है, तो ये 30 मीटर चली। अब बोला गया है कि वो इतना करने के बाद अपने घर की ओर बढ़ती है। ठीक है, उसका घर यहाँ पर है क्योंकि इसने यहीं से चलना शुरू किया था। अब हमें बताना है किस दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर आप बना लीजिए डायरेक्शन, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया एंड ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ रही है, उत्तर पश्चिम, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको ऑड यहाँ पर चुनना है, विषम क्या होगा ये चुनना है। देखिए जुलाई इसमें 31 डेज होते हैं, अगस्त में 31 डेज होते हैं, जनवरी में भी 31 होते हैं, बट अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पर ऑड क्या हो जाएगा, अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो सिटिंग अरेंजमेंट से है, और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है। टोटल यहाँ पर 8 जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर बिठा ले गए हैं, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन का आपको डायरेक्टली आंसर देते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमारे कम से कम 3 से 4 मिनट यहाँ पर लग जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्टली आपको आंसर बताते हैं। इसका 32 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है डेट इज़ सी ऑप्शन, मतलब 1। ठीक है, पूछा क्या गया है कि इन दोनों में से उनके बीच में कौन बैठा है। क्या बोला गया है, श्याम के बाएं और तिमिर के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ये ईजिली आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 33। लड़कों के एक समूह में राम का स्थान ऊपर से 15वां और नीचे से 12वां है। ठीक है ना, तो टोटल कितने हो गए, 26 हो जाएंगे। ऊपर से वो 15वें स्थान पर है, नीचे से 12वें स्थान पर है। टोटल को ऐड करके हम -1 करते हैं। ठीक है ना, दोनों को ऐड करके -1 करेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर 26 आ जाएगा। कहा गया है इसी प्रकार लड़कियों के एक समूह में डेजी का स्थान ऊपर से 17वां और नीचे से 18वां है। एग्जैक्टली यहाँ पर अगर गर्ल्स की संख्या पता करनी हो तो ये निकल कर आएगी 34। सेम इसी तरह करना है। क्रमशः लड़कियों और लड़कियों की संख्या कितनी है, 36 प्लस ये दिया हुआ है 36 एंड 34, तो ये आपको दिया है डायरेक्टली ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह चुने जो अनुक्रम को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता हो, है ना। तो वर्णन करना मतलब कि वर्णनीय होता है, और इसका अपोजिट क्या होता है, अकथनीय, मतलब बोला ना जा सके।
दूसरा है यहाँ पर देखना, तो देखने का क्या हो जाएगा, अदृश्य, जिसे हम ना देख सकें, तो 34 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 35 देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन फिगर्स दिए हुए हैं, आपको इसमें से एक आंसर फिगर यहाँ पर छांटना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो निकल कर आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 36 क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए ये जो वर्ड दिए हुए हैं तो इनकी जो क्रम के अनुसार आपको लगाना है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले विज्ञापन आता है किसी भी परीक्षा का, है ना। विज्ञापन आएगा तो ये जो है ना 6 ये करेक्ट हो जाएगा, पहले नंबर पर आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट हुआ एंड बी कैंसिल आउट हुआ। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद विज्ञापन आएगा तो हम लोग आवेदन करेंगे, है ना, आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद क्या करेंगे, साक्षात्कार होगा हमारा। ठीक है, साक्षात्कार के बाद हमारा क्या होगा, चयन होगा, और चयन के बाद क्या होगी, नियुक्ति, और नियुक्ति के बाद अंत में होती है परिवीक्षा, है ना। परिवीक्षा मतलब प्रोबेशन पीरियड चालू होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी, मतलब कंटिन्यूएशन इसमें आना चाहिए नेक्स्ट जो आने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो निकल कर आएगा 37 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। रीज़न देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरफ है ना और ये इस साइड है। अभी क्या चल रहा है, ये इसका क्या हुआ, 2 इस साइड बढ़ा, यानी 2 एंटी क्लॉकवाइज ऊपर गया तो ये यहाँ आ गया, फिर 2 एंटी क्लॉकवाइज आया तो यहाँ आ गया, फिर 2 यहाँ आ गया, फिर 2 यहाँ आ गया। तो अब आएगा कहाँ पर, लास्ट आएगा इसी साइड, है ना। अब इस साइड आ रहा तो वो किस में आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2, तो ये सही हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 38, उसमें क्या दिया गया है। उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न एक्स को पूरा करती है, पैटर्न कंप्लीट करती है, वो आकृति हमको पहचाननी है। तो देखिए आप इसमें मैच कीजिए, तो ये जो है ना वो इस तरह से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, इस तरह से, कुछ इस तरह से। कहीं बन रहा है तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। अब या तो सी है या डी है। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये जो पोर्शन है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन है ये इसमें बड़ा दिया हुआ है ना। तो इसमें भी हमें बड़ा चाहिए, तो एग्जैक्टली ये जो हमारा है ये सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, छोटा है, छोटा हमको नहीं चाहिए। तो 38 का डी यहाँ पर बिल्कुल तरीके से रिजेंबल करता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 39 क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन करें जो संयोजन की पानी की छवि यानी वाटर इमेज से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी वाटर इमेज आपको बतानी है डायरेक्टली। तो अब आपको देखना है ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनसे आपकी वाटर इमेज फाइंड करनी है। वाटर इमेज में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर हम नीचे मिरर लगा दें तो वो हमारा वाटर इमेज की तरह काम करता है। अब जहाँ पर भी उल्टा है वो आपको ढूंढ लेना है। तो ये जो आपका मैच कर रहा है टोटली रिजेंबल, वो डी ऑप्शन कर रहा है, तो 39 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर हमें कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। हैप्लेस का जो अर्थ है वो है क्लाउड बस्ट, और सैंड कॉच का अर्थ है पिन वॉल, रेस बॉर्स रेंच का अर्थ है 9 पिन। तो हमसे पूछा गया है कि क्लाउड 9 किस शब्द का अर्थ हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हैप। ये जो आप पढ़ेंगे इसको प्रोनाउंस कर लीजिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर हमें काउंटिंग फिगर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जब हमें सिखाया जाता है तो यहीं से शुरुआत होती है। ये देखिए इनको हमें सबसे नंबरिंग दे देनी है 1 2 3 4, और इन सबको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। उतने ही आपके ट्रायंगल आ जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर नंबर आ रहा है 10। 41 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर आपको कथन निष्कर्ष एक सवाल दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कथन है, कोई स्ट्रॉबेरी कीवी नहीं है, सभी कीवी केले हैं और सभी केले सेब हैं। तो देखिए इसका बड़ा ही सीधा सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 42। बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि सभी कीवी यहाँ पर सेब हैं। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है, सभी कीवी क्या हैं, केले हैं, और सभी केले सेब हैं, तो सभी कीवी भी तो सेब होंगी। दूसरा, कम से कम कुछ सेब केले हैं, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये जो आपका बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। ज्ञात कीजिए कि दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो फाइंड करना है जो नहीं बनाया जा सकता। तो कोई एक ऐसा वर्ड इसमें से ढूंढ लीजिए जो टूर्नामेंट में नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर वी वर्ड है नहीं, तो यही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अगेन कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसे देखिए, सभी अभिनेता लड़कियां हैं, जितने भी अभिनेता हैं वो क्या हैं, गर्ल्स हैं, और सभी लड़कियां क्या हैं, खूबसूरत हैं। तो ये आपका बन गया। पूछा गया है निष्कर्ष में, सभी अभिनेता सुंदर हैं, सभी अभिनेता सुंदर हैं। देखिए तो ये निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्योंकि अभिनेता क्या है, गर्ल्स, और गर्ल्स हैं ब्यूटीफुल, तो सभी अभिनेता भी क्या होंगे, ब्यूटीफुल होंगे। दूसरा, कुछ लड़कियां अभिनेता हैं, एग्जैक्टली कुछ लड़कियां अभिनेता हैं, पूरी नहीं है, कुछ हैं। तो दोनों ही निष्कर्ष हैं वो अनुसरण करता है, और डी ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक पार्टी में दादी, पिता, माता, 4 पुत्र और उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक पुत्र का एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। तो वहाँ पर कितनी महिलाएं हैं ये आपको बताना था। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा ना वो आएगा डी ऑप्शन 14 महिलाएं करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले पोर्शन की जो कि है जनरल अवेयरनेस। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है और इसी को हम विधि दिवस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है भारतीय मूल के कृष्णा बबिलाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 47 का ये जाता है सी ऑप्शन यानी यूएसए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग है जो कि दिखाई देता है? तो देखिए जो ग्रहण के टाइम हमको सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। तो 48 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना जो सूर्य की सतह होती है उसको नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है वह अधातु जो दिखने में चमकदार होती है। अब इन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना था तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा 49 का डेट इज़ सी आयोडीन। एक चमकदार धातु होती है, शाइनिंग, ये शाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए 50 दिया हुआ है भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत का ये फर्स्ट है बट दुनिया का क्या है, सेकंड है। इन्फेंट्री संग्रहालय इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 है किस देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा ये लॉन्च किया गया है? तो देखिए 51 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑब्वियसली भारत ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52 हमसे पूछा गया है वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, यानी वेद हमारे गद्य में भी हैं पद में भी हैं, तो यहाँ हमको बताना है जो आंशिक रूप से गद्य कृति भी है मतलब वो पद भी होगा और गद्य भी होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे पुराना हमारा वेद है वो ऋग्वेद होता, सबसे नया वेद है वो कौन सा होता, वो अथर्ववेद होता है, और ऐसा वेद जिसमें संगीत समाया हुआ है, गान है, तो वो होता है सामवेद। बट हमसे पूछा गया है कि आपको ऐसा वेद बताना है जो एक गद्य कृति भी है आंशिक रूप से, तो यजुर्वेद आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? तो जो बिंदुसार था ना वो आजीविक संप्रदाय को फॉलो करता था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो की स्वतंत्रता प्राप्त करने का मुख्य हिस्सा था? तो देखिए 54 जो क्वेश्चन है इसका डाउट है मुझे, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसका मैं आपसे आंसर बताता हूँ बी निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब कि पैसिव रेजिस्टेंस, ये हमको सही लगता है। अगला देखते हैं कि क्या आंसर की आती है, उसके अकॉर्डिंग जो यूपीपीसीएस है इसको क्या सही मानता है। क्वेश्चन नंबर 55 है किस बैंक ने JSW सीमेंट में 100 करोड़ रुपए में अब अपनी अल्प हिस्सेदारी है वो हासिल करी है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ रुपए में अल्प हिस्सेदारी हासिल करी है। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दक्कन का जो पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, ये कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 57 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है सलाल परियोजना ये जो है ना वो किस नदी पर है? तो देखिए सलाल जो परियोजना है वो चिनाब रिवर पर है, और ये है कहाँ पर, किस राज्य में? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट में है। तो यहाँ पर 57 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए 2 लोग हैं जिन्हें भारतीय ट्रैक से संबंध किया जाता है। जो हमारे पहली हैं PT ऊषा, तो ये हमारी क्या है, फील्ड की रानी या फिर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी। दूसरी हैं इनको उड़नपरी भी कहते हैं। दूसरे हैं हमारे मिल्खा सिंह, ठीक है ना, इनको फ्लाइंग सिक्का कहा जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है अक्टूबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जौहर कप जीता। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है ना वो किस खेल से संबंधित है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज है वो शामिल थी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो आज़ाद हिंद फौज है उसका गठन किया गया था और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए जो हिमालय पर्वत प्रणाली है ये एक हमारा फोल्ड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। 2 जो पृथ्वी की आंतरिक सतहों जो टकराई तो इनसे ये बलित पर्वत है, इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 का डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 भारतीय मूल के लियो बराडकर को दिसंबर 2022 में किस देश के PM के रूप में चुना गया था? फिर से यानी अगेन
तो देखिए 62 का जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है उनका उल्लेख किया गया है भाग 4 के काम है। ठीक है ना। 63 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से कौन सा संबंधित है, तो आर्टिकल 243 ये हमारा पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। 65 दिया गया है, नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुपालन में आरबीआई ने नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं, तो कौन से ये हमको बताना है। तो यहाँ पर जो 65 क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं 66 की। यहाँ पर आपके जो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये साइंस के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा रहे हैं। सेक्शन 2 इसका रखा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर है, उस भौतिक मात्रा का नाम लिखिए जिसे समतापी प्रक्रम में स्थिर रखा जाता है। जब भी आपको समतापी बोल दिया जाए या फिर समताप बोल दिया जाए, ठीक है ना, या फिर समआयतनिक बोल दिया जाए, तो वही जो राशि होती है उसे कांस्टेंट रखा जाता है। समतापी में ऑप्शन नंबर सी यानी तापमान को कांस्टेंट रखा जाएगा। 67 है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो जो वस्तु पर किया गया कार्य है वो किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वस्तु का प्रारंभिक वेग। क्यों, इसका एक फॉर्मूला होता है डेट इज W=FD cos थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि थीटा यानी दोनों के बीच जो कोण है बल और विस्थापन उनके बीच में निर्भर कर रहा है। D फॉर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पर भी निर्भर कर रहा है और फोर्स पे भी कर रहा है, लेकिन कहीं भी यहाँ पर जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसीलिए 67 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा और डी रॉन्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। देखिए जहाँ पर भी आपको रिलेटिव वर्ड मिल जाए, चाहे उसके बाद वेलोसिटी लगा हो, डेंसिटी लगा हो, वॉल्यूम लगा हो या कोई भी राशि लगी हो, आपका जो आंसर होगा ना वो होगा इकाई उसकी इकाई रहित, क्योंकि किसी भी रेशियो की कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 68 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक छवि उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए वास्तविक छवि उत्पन्न कौन करेगा, तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सही आंसर होगा 69 का ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब है अवतल दर्पण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, एक दौड़ में भाग लेने वाली समान रूप से गति करती तीन गियर के माध्यम से गाड़ी 3 गियर के माध्यम से निम्नलिखित औसत गति के साथ बदलती हैं। पहला 20 किलोमीटर प्रति घंटा 2 सेकंड के लिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 2 सेकंड के लिए, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा 2 सेकंड के लिए। कार की औसत गति क्या है। देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एस एवरेज का। क्वेश्चन नंबर 70 का इस तरह से जो सही आंसर आएगा वो 13 आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं स्वतंत्र रूप से चंद्रमा की सतह के पास गिरती हैं। तो यहाँ पर बताना है उनके त्वरण भिन्न होंगे या फिर उनकी जड़ता में परिवर्तन होगा। किसी भी समय जो वेग होंगे वो समान होंगे और समान परिणाम की जो बल हैं वो उनका अनुभव करेंगे। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो किसी भी समय जो अपना वेग है वो समान रखेंगे। ठीक है ना। 71 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। संपर्क क्षेत्र घटाने पर जो दबाव है वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली संपर्क क्षेत्र घटाने पर दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। F इक्वल क्या होता है, P/A। अगर हम A में कमी करते हैं तो क्या बढ़ेगा भाई, जो हमारा फोर्स है वो बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। एग्जैक्टली क्योंकि ये क्या है ये हमारे प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है। 72 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर बढ़ते हैं। एक पारदर्शी स्लैब में आपतन कोण I और अपवर्तन R बराबर होते हैं जब I का मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है डेट इज sin I = sin R। तो ये फार्मूला काम करेगा इसमें, जब हमारा इंसिडेंस एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इट मीन्स जो भी हमारी रे है वो सीधी आ रही है, अगर उसका जो एंगल है नॉर्मल के साथ, देखिए नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है, यही नॉर्मल है जिसकी ये लंबवत आ रही है। ठीक है। तो नॉर्मल एंड इस साइन आई के बीच में जो इंसिडेंट रेज है उसके बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा, तभी तो वो इसके समानांतर आ रही है, और समानांतर आएगी तो वापस भी जाएगी। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 आपसे पूछा गया है,
कैलिडोस्कोप बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब भी हमें कैलिडोस्कोप बनाना होता है तो हमें मिनिमम 3 समतल दर्पण, 3 प्लेन जो मिरर्स हैं वो आपको लेने होते हैं। 74 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों से भरी जाती है? ठीक है ना, कौन सी गैस बिजली के बल्बों में भरी जाती है? आई एम सॉरी, यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा 75 का ये रहेगा आर्गन एंड नाइट्रोजन। 75 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या पूछा गया है। कोकलिया यानी कर्णावृत किस चीज़ का भाग है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कोकलिया है ना, ये पार्ट है हमारे कान का। कान से क्या संबंध रखता है? कान से संबंध रखता है हियरिंग ऑर्गन से, मतलब श्रवण अंग से। तो 76 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 77 देखिए, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो 77 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा, एक बार देख लेते हैं। उनकी जो क्रिस्टल संरचना है वो समान है। ठीक है, अच्छा देखते हैं। उनकी कठोरता की मात्रा समान है, ये तो गलत हो गया। क्रिस्टल संरचना भी समान नहीं है। उनकी जो विद्युत चालकता है वो भी समान होती है, बिल्कुल भी नहीं होगी। उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो समान है। तो 77 का आई थिंक यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा यौगिक योगात्मक प्रतिक्रिया से गुजरेगा, मतलब एडिटिव जो एडिशन रिएक्शन है उससे गुजरता है। तो 78 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये है डी ऑप्शन C2H4। ठीक है, जो आपकी एल्काइन ग्रुप है ना वो यहाँ पर आपकी योगात्मक प्रतिक्रिया से गुजरेगा, एल्काइन ग्रुप। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, सभी उत्कृष्ट गैस के जो अणु होते हैं वो कौन सी क्वालिटी रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं? तो देखिए, ये जो उत्कृष्ट गैसेस होती हैं, नोबेल कहें आपको, चाहे आप इनको आदर्श गैसें कहें या इनर्ट गैसेस कहें, ये इनके अणु होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, एक परमाणु भी होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, कॉपर हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे जो अपनी चमकदार भूरी सतह है वो भी खो देता है और हरे रंग का जो कोट है वो प्राप्त कर लेता है। अब ये जो हरा पदार्थ है ये क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर जो हरा पदार्थ होता है ना, ये Cu+O2 CO2 ये जो प्रोसेस होती है, तो ये आपका ये कॉपर कार्बोनेट निकल कर आता है और 80 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, एसिटिक एसिड की जो गंध है वो किसके समान होती है? तो जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसकी जो स्मेल होती है वो लगभग सिरका के समान ही होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, वह क्षारक जो जलीय अवस्था में 2 OH नेगेटिव आयन देता है ना, तो वो क्या कहलाता है? तो 82 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो निकल कर आएगा द्विक्षारीय क्षार, यानी जो हमारा डाइबैसिक बेस है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण या विलयन में द्रव्यमान को मिश्रण या विलयन में मोल्स की संख्या से विभाजित करके गणना किए गए छद्म आणविक भार को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, औसत आणविक भार, यानी कि ये हमारा एवरेज रहेगा, है ना, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। 84 क्वेश्चन देखिए, जेड तत्व वायु में जलकर ऑक्साइड बनाता है, इस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जेड जो तत्व है वो क्या होगा, है ना, इसकी मैक्सिमम जो संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल कर आएगा वो होगा इसकी कार्बन होने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है ना, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, वह आवर्त जिसमें केवल गैसीय तत्व होते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ गैसें पाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला आवर्त है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, रक्त का रंग जो है वो लाल किस वर्णक के कारण होता है? कौन सा वर्णक होता है, पिगमेंट कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट। 87 देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो जो विटामिन के होता है ना ये सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में। तो 87 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक जानकारी का वहन करता है? तो देखिए, जो हमें अपने पेरेंट्स से आनुवंशिक जानकारी मिलती है वो DNA की हेल्प से मिलती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की हेल्प से। तो 88 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है? तो देखिए, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग माना जाता है वो तो स्किन होती है, त्वचा होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर जो सबसे बड़ा अंग होगा वो यकृत होगा, यानी लिवर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, फेफड़े ये कहाँ पर स्थित होते हैं? ये बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको बताना होता है। जो हमारे फेफड़े होते हैं ये प्रायः स्थित होते हैं
पेरिकॉर्डिनल गुहा में, यानी कि ये जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि 206 जो हड्डियां होती हैं वो मनुष्य के शरीर में होती हैं। 92 पूछा गया है, समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह होते हैं ना, उनको हम एक ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अंग प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़े में। 24 पसलियां होती हैं और उनको जोड़े में अगर देखा जाए तो 12 जोड़ी होती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया 93 का। क्वेश्चन नंबर 94। देखिए अब आपसे मैथ के बड़े ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए जो चेंज हो रहा है इसमें आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं 25 का। तो क्या हो जाएगा भाई? तो -25, कमी की जाती है फिर वृद्धि की जा रही है 20% की, और फिर क्या हो रहा है x/100 करते हैं, मतलब कि 25 दूनी 50, 500/100। टोटल कितना होगा? 25 और 5 30 होगा। 30 में से 20 को हम घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10% का चेंज निकल के आ रहा है, वो भी नेगेटिव, ठीक है, यानी कमी हो रही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है, रॉन ने 400 में से 344 अंक हासिल किए और उसके बड़े भाई बैन ने 600 में से 582 अंक हासिल किए, तो किसका स्कोर है वो प्रतिशत बेहतर होगा? तो सिंपली क्या करते हैं कि टोटल नंबर जो हमें दिए गए हैं उनको हम नीचे लिख लीजिए 400 को, और जितने गेन किए हैं वो ऊपर लिख लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हम कर देंगे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 8 32 एंड 4 6 24, 86% हैं रॉन के। इसका भाई जो बैन है हम डायरेक्टली करते हैं। अब 582 में आप 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना होगा? 9 एंड 7, 97% बैन के हैं। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर इसने प्राप्त किए हैं दोनों में से वो हैं बैन के, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ आपसे पूछा गया है चार संख्याओं का जो एवरेज है वो है 20, है ना, और अगर पहली संख्या है वो शेष संख्याओं के योग के 1/3 है, यानी कि 4 नंबर्स का जो औसत है वो 20 है। तो टोटल सम कितना होगा? वो कितना निकल कर आएगा? 80 निकल के आएगा, 20 × 4। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो शेष नंबर का, अब जो शेष नंबर कितने होंगे? 80 माइनस फर्स्ट, ये शेष नंबर का सम होगा, इनके योग का 1/3 है, तो थर्ड का मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड माइनस इक्वल हो जाएगा 80 माइनस के 1, ये ऐड कर दीजिए 4 1 हो जाएगा और ये 80। फर्स्ट जो नंबर निकल कर आएगा ये आएगा कितना? 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। बेसिक क्वेश्चन है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सामने आपके दिया हुआ है। 1/2 बेस कितना है? 20 होगा, है ना, और हाइट कितनी है? वो 6 है। तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 98। आधार और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने। तो 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 4 × 6 कितना हो जाएगा? 12 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक घन का आयतन 99 क्वेश्चन है 1331 है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? आप सभी जानते हैं फॉर्मूला यही होता है घन के आयतन का, ठीक है। क्या करना है भाई? सीधे 1331 दिया हुआ है, 11 का ये क्यूब होता है, तो 11 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, एक सिलेंडर का जो आधार क्षेत्रफल है वो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई उसकी 11 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? आपने एक फार्मूला पढ़ा है सिलेंडर के आयतन का, डेट इज πr²h। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। अब कोई भी सिलेंडर है तो उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है? वो सर्कुलर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? πr², जो कि हमें दिया है 21। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि 11 उसकी हाइट है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा 231 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये जो 100 क्वेश्चन है जो आज हमने सॉल्व किए हैं कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज जो यूपी पीसीएस के द्वारा एग्जाम कंडक्ट आज की डेट में कराया गया है, उसकी यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया है तो उसका सही उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए